वेलकम एवरीवन। आज हम देखेंगे टैक्स सिस्टम्स ऑफ इंडिया और इंडिया में पार्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल। देखेंगे कौन कौन से टैक्स सिस्टम दिए जाते थे इंडियंस से और ये कैसे कैसे इंडियंस को डिप्रेस करते थे और इंडियंस को और भी गरीब कर देते थे, ये इंग्लिश या फिर हम लोग जो जानते हैं ब्रिटिशर्स। तो अगर देखें पहला पार्ट, फर्स्ट पार्ट एक्सटेंड हुआ था 1757 से 1813 तक। 1757 से 1813 तक इस टाइम पीरियड तक ब्रिटिश ने खुला छूट दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया के ऊपर रूल करने के लिए। वो चाहे जो भी नियम बना सकते थे और उस नियम को एग्जीक्यूट भी कर सकते थे। इसके लिए उनको ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश कंपनी से कोई परमिशन नहीं लेना पड़ता था। उस वक्त तक ईस्ट इंडिया कंपनी का मोनोपोली था इंडिया में। अब मोनोपोली का मतलब समझते, सिर्फ एक ही ट्रेडिंग कंपनी इंडिया में काम कर सकती है, यानी जितना भी ट्रेड होगा वो एक्सपोर्ट हो या फिर इंपोर्ट हो, जितना भी ट्रेड होगा वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी और वही सारे ट्रेड के रूल्स, रेगुलेशन, टैक्सेस सब कुछ डिसाइड करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये हुआ था बैटल ऑफ प्लासी। आपको याद होगा बैटल ऑफ प्लासी जीतने के तुरंत बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये स्टार्ट कर दिया था। उन्होंने स्टार्ट किया था डुअल पॉलिटी। डुअल पॉलिटी जैसा नाम सजेस्ट करता है, जो कंट्रोल होता है वो दो तरीके से डिवाइड कर दिया। एक हो गया मॉनिटरी डिवाइड और एक हो गया एडमिनिस्ट्रेशन। मॉनिटरी डिवाइड में जितना टैक्सेस होगा, कितना पैसा आएगा, किस जगह को कितना पैसा देना होगा, ये सब मॉनिटरी। और एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया कि किसान को अगर पानी चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटीज चाहिए, या फिर किसान को कोई दूसरे प्रॉब्लम है, किसी जगह पे लूट ये सब ज़्यादा हो रहा, तो फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव। मतलब लोगों का जो रियल प्रॉब्लम होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव, और पैसे का जो भी इशू है वो सब मॉनिटरी। तो इंग्लिश ने क्या किया, मॉनिटरी सब कुछ अपने हाथ में ले लिया। मॉनिटरी सब कुछ चला गया ब्रिटिश के हाथ में। और एडमिनिस्ट्रेशन का देखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन छोड़ दिया किंग के पास, जो भी उस जगह के राजा होंगे। तो इसे ही बोला जाता है डुअल पॉलिटी। और एब्सोल्यूट लूट स्टार्ट हो गया, क्योंकि मैंने पहले भी समझाया ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक कंपनी थी और उन्होंने इंडिया में आके सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, पूरा कंट्रोल करना चाहते थे इंडिया पर। तो उनका सिर्फ एक ही मकसद था, इंडिया से जितना हो सके उतना प्रॉफिट लेके जाना। इंडिया से जितना वो प्रॉफिट लेके जाएंगे उतना ही उनके कंपनी के लिए अच्छा होगा, और कंपनी के लिए जब अच्छा होगा तब उनको और भी प्रमोशन मिलेगा। जैसा आपने देखा गवर्नर जनरल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब पोजीशन वो लोग को आसानी से मिलेगा। अब देखते हैं दूसरा पीरियड। ये दूसरा पीरियड चलता है 1813 से 1858। 1858 आपको पता ही होगा। 1857 में हुआ था आपका सिपाही रिवॉल्ट, या फिर जो हम लोग बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता, जो 1857 में हुआ। फिर 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से चला गया था ब्रिटिशर के हाथ में। मतलब जो एक कंपनी चला रहा था इंडिया को, अब पूरा कंट्री ब्रिटिश चलाएंगे। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि इंडियंस पे जो टॉर्चर हो रहा था वो बंद हो गया था या फिर वो कम हो गया था। अब टॉर्चर करने के लिए ब्रिटिशर्स अलग अलग लॉ बनाते थे, अलग अलग रेगुलेशंस बनाते थे और ये दिखाते थे कि इंडिया पे उनका कंट्रोल है, पर वो इंडिया को अच्छी तरह से संभाल ले रहे थे। जो डुअल पॉलिटी का सिस्टम था, जो पहले मैंने स्लाइड में बताया, वो डुअल पॉलिटी खत्म हो चुका था और अब दोनों एडमिनिस्ट्रेशन और मॉनिटरी दोनों आपके ब्रिटिशर्स के पास थे। इंडिया वाज कन्वर्टेड रैपिडली इनटू अ मार्केट। अब अगर ब्रिटिश का देखा जाए तो उस टाइम ब्रिटिश में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था। अब किसी जगह पे जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है, उसका मेन मतलब होता है कि उस जगह पे इंडस्ट्रीज ज़्यादातर बैठाई गई है और इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए बोला जा रहा है वहाँ पर। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के दो चीज़, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए जो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका रॉ मटेरियल। और इसके लिए आपका ट्रेन बनाया गया था इंडिया में। ट्रेन इसलिए सिर्फ बनाया गया था ताकि रॉ मटेरियल सी पोर्ट तक ले जा सके और सी पोर्ट से फिर वो जाके ब्रिटेन पहुंचा। अभी ब्रिटेन में जो सामान बन रहा था वो काफ़ी लो क्वालिटी का होता था, इसलिए उस लो क्वालिटी का सामान ताकि एक मार्केट मिल पाए जहाँ पर ये सामान बेचे, इसलिए उसे इंडिया में बेचा जाता था और इंडियंस को ज़बरदस्ती उससे खरीदना पड़ता था। अब अगर देखें तो इंडिया से रॉ मटेरियल जाता था और उनका फिनिश्ड गुड इंडिया में आता था। तो इंडिया ऐड किया एज अ मार्केट
फॉर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ ब्रिटेन। इंडिया में जो थे अब इंपोर्ट अगर होंगे तो फिर एक्सपोर्ट भी होने चाहिए, पर ये जब ब्रिटेन थे वो खुले तरीके से इसके खिलाफ नहीं बोल सकते थे। इसीलिए ब्रिटेन ने 2 प्लान बनाया इंडिया के इंडस्ट्रीज को खत्म करने के लिए। पहला, उन्होंने टैक्स बहुत ज्यादा लिया। जो भी सामान इंडिया से इंग्लैंड इंपोर्ट होते थे उन पर बहुत हेवी टैक्सेस लेते थे, ताकि वो इंडस्ट्री जो चला रहे या फिर जो भी पर्सनैलिटी उस इंडस्ट्री के मालिक है वो गरीब बन जाए, इसलिए टैक्स लेते थे। और सेकेंड, वो हैंडीक्राफ्ट, लोकल हैंडीक्राफ्ट जितना होता था वो तोड़ देते थे। जो भी फैक्ट्री में काम करते थे वो उनको चोर बोल के या फिर किसी झूठे इल्जाम में फंसा के उन्हें जेल में भर देते थे, ताकि उस इंडस्ट्री में काम करने के लिए लोग ना हो। तो एक उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, दूसरा हैंडीक्राफ्ट जो काम करते थे उनको बर्बाद कर दिया, उनको जेल में भर दिया। तो इस तरीके से सिर्फ इंडियन मार्केट को उन्होंने खत्म नहीं किया, बल्कि बाहर के चीप और सस्ते बेकार सामान लाके इंडिया में सेल किया, ताकि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाया जा सके। वही आप पॉइंट देखेंगे यहाँ पर, हेवी टैक्सेस लिए गए, जो फैक्ट्रीज के हैंडलूम थे वो तोड़ दिए गए थे, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट पे हेवी टैक्सेस लिए गए थे, ताकि वो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट जो है वो इंडिया से हट जाए। इंडिया वाज thus forcibly transformed into a typical agriculture colony। तो आप देख रहे जितने इंडस्ट्रीज है, जितने इंडस्ट्री में वर्कर्स है, उनको जेल में भर दिया जा रहा है। इसलिए इंडियन जो पीपल है या फिर कोई भी लोग होते हैं वो इंडस्ट्री में नहीं जाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री में अगर जाएंगे तो फिर उन्हें जेल में भर दिया जाएगा। इसीलिए वो ज्यादातर एग्रीकल्चर के तरफ बढ़े। तीसरा और फाइनल देखेंगे हम लोग, फाइनेंस कैपिटल। 1858 से 1947 तक। 1947 में हम लोग के कंट्री को इंडिपेंडेंस मिल गया और ब्रिटिशर्स इंडिया से हट गए थे, और इसी पीरियड को बोला जाता है फाइनेंस कैपिटल। फाइनेंस कैपिटल में हम लोग देखेंगे इंडिया में जो वो इन्वेस्टमेंट करते थे, जैसे ट्रेन के लिए, फिर टेलीग्राफ के लिए, या फिर कोई भी कॉलेज या फिर स्कूल बनाने के लिए जो भी वो खर्चा करते थे उससे 3 गुना रिटर्न लेते थे। इसका मतलब अगर कोई रेलवे ट्रैक मान लीजिए 10 रुपए का है, तो अगर कोई ब्रिटेन का आदमी उसमें 10 रुपए खर्चा करेगा तो फिर उन्हें रिटर्न में 30 रुपए दिया जाएगा, 3x प्रॉफिट। ऐसे करके बाहर से इन्वेस्टमेंट लाते थे कि इन्वेस्टर्स को बोल रहे थे अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट करोगे तो उसका 3 गुना पैसा आप लोग को मिलेगा। ये आप शशि थरूर के स्पीच में भी देख सकते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो शशि थरूर ने स्पीच दिया था वहां पर भी उन्होंने यही बात बोला था। फिर आता है नील कल्टीवेशन। नील कल्टीवेशन से पहले समझते कैश क्रॉप क्या होता है। 2 तरीके के क्रॉप होते हैं, एक होता है फूड क्रॉप और एक होता है कैश क्रॉप। कैश क्रॉप वो होता है जिसे उगाया जाता है ना कि खाने के लिए पर एक्सपोर्ट करने के लिए। अभी क्योंकि इंडिया ब्रिटेन के कंट्रोल में था तो फिर जो भी एक्सपोर्ट होता था वो सब ब्रिटेन के कंट्रोल में ही होता था। एक्सपोर्ट जैसे टी, कॉफी, नील, ये सब फार्मर से उगाया जाता था ताकि वो ये सब कल्टीवेशन करे, ना कि फूड क्रॉप्स की कल्टीवेशन करे। क्योंकि फार्मर्स चाहते थे फूड क्रॉप का कल्टीवेशन करने के लिए, क्योंकि वो चाहते थे एटलीस्ट अगर हम दूसरों को बेच के ना खा पाए, अगर पैसा ना इनकम कर पाए, तो एटलीस्ट अपने लिए फूड क्रॉप ग्रो करना चाहते हैं। पर ब्रिटेन ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, वो सिर्फ अपना फायदा चाहता था। इसलिए फार्मर्स से जबरदस्ती वो कैश क्रॉप्स ग्रो करते थे। कैश क्रॉप्स के खिलाफ, ये नील कल्टीवेशन के खिलाफ काफी आंदोलन हुआ था। बाद में गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने भी काफी इसके खिलाफ आंदोलन किया था। अभी हम लोग देखेंगे टैक्स सिस्टम्स। टैक्स सिस्टम्स की अगर बात की जाए तो 3 मेन टैक्स सिस्टम था, पर उनमें से सबसे ज्यादा टॉर्चर होता था परमानेंट सेटलमेंट में। परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हुआ था 1793 और इसे स्टार्ट किया था गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। ये याद रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम में आता है। इसे स्टार्ट किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। ये पहले तो स्टार्ट हुआ था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पर नॉर्थ के ज्यादातर स्टेट्स में ये बाद में फैल गया था। इसमें क्या होता था, जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स जमींदार को बोलते थे कि आप टैक्स कलेक्ट कीजिए, जितने भी फार्मर्स है आपके अंडर उनसे आप टैक्स कलेक्ट कीजिए, एक हिस्सा अपने पास रख दीजिए, फिर बाकी ब्रिटिशर्स या फिर उनके मालिक को दे दीजिए। इसमें क्या हो रहा था, मान लीजिए जमींदार का हिस्सा है 10% ऑफ द टैक्स कलेक्शन, ठीक है। अगर फार्मर से 100 रुपीज टैक्स कलेक्ट करेंगे तो फिर 10 रुपीज आएगा जमींदार को 10% के अकॉर्डिंग,
और बाकी 90 रुपीज चल जाएगा ब्रिटिशर्स को। अब जमींदार क्या करते थे, जबरदस्ती फार्मर से ज्यादा टैक्स देते थे ताकि उनका फायदा ज्यादा हो जाए। मान लीजिए फार्मर से 100 रुपए टैक्स होता है पर वो जबरदस्ती लेते थे 200 रुपए। इससे क्या होता था, जमींदार के पास 10% के अकॉर्डिंग 20 रुपीज आ जाता था, जो 10 रुपए से काफी ज्यादा है। और बाकी ब्रिटिशर्स को भी फायदा होता था क्योंकि उनको 180 रुपीज मिलता था। इसमें दोनों ब्रिटिशर्स और जमींदार दोनों का फायदा होता था। जब भी फार्मर्स कोई कंप्लेन करता था ब्रिटिशर्स को जमींदार के खिलाफ कि जमींदार उनके ऊपर टॉर्चर किया, तो जमींदार को ब्रिटिशर्स सपोर्ट करते थे क्योंकि ब्रिटिशर्स को फायदा होता था जमींदार की इन टॉर्चर से। और हम लोग 1857 के रिवोल्ट में भी देखेंगे काफी जमींदारों ने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट भी किया था क्योंकि उनका भी फायदा हो रहा था जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में हैं और जमींदार और भी अमीर हो रहा। इसमें सिर्फ जमींदार नहीं थे, इसमें मनी लेंडर थे और भी बहुत सारे एरिस्टोक्रेट थे, बड़े जमींदार। पर यहाँ पर जो टैक्स कलेक्शन की बात हो रही है वो जमींदारी सिस्टम में सिर्फ जमींदारी कलेक्ट कर सकता था। टैक्स टू बी कलेक्टेड अंडर सूर्यास्त लॉ। अब ये समझते क्या है, सूर्यास्त जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, सूर्यास्त मतलब जब सूरज डूब जाता है। इसमें क्या होता था, ब्रिटिशर्स एक टाइम दे देते थे जमींदार्स को टाइम देने टाइम वो लोग बोलते थे कि जैसे सूरज डूब जाएगा मतलब रात हो जाएगा, उस टाइम तक जमींदार्स को टैक्स दे देना है ब्रिटिशर्स को। वो चाहे जैसे भी फार्मर से कलेक्ट करे उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता। अब जमींदार्स को फिक्स टाइम तो पता नहीं, शाम कभी भी हो सकता है, जैसे 4 बजे भी हो सकता है, 6 बजे भी हो सकता है। इसलिए जमींदार्स ने एक टाइम फिक्स किया, दोपहर के 12 बजे तक वो टैक्स कलेक्ट करके ब्रिटिशर्स को दे देंगे। इससे जब लेट हो जाता था तब जमींदार्स को टेंशन हो जाता था। इसलिए एक उड़ीसा, बिहार, बंगाल इधर एक बात बहुत फेमस है, ये चेहरे पे 12 बज गए। ये बहुत ही फेमस एक बात है और ये इसी जगह से आया है कि चेहरे पे 12 बज गए, मतलब 12 बज गए थे जमींदार्स के और उनका टैक्स देने का टाइम हो गया था। और जब वो टैक्स नहीं दे पाते थे तब वो काफी टेंशन में आते थे। बंगाल में बोला जाता है मुखे 12 बजे से। इसका मतलब भी यही सेम होता है कि चेहरे पे 12 बज गए मतलब टेंशन का टाइम आ गया, बहुत टेंशन में है जो भी पर्सन को यह बोला जाता है। जमींदार केप्ट अ पार्ट, इसके लिए ज्यादातर टॉर्चर होते थे क्योंकि जमींदार जितने टैक्स कलेक्ट करेंगे उसका एक पार्ट जमींदार रख लेंगे। और इसके लिए जमींदार ट्राई करते थे कि फार्मर से ज्यादा टैक्स लिया जाए। ये इतना ज्यादा टॉर्चर हुआ इसलिए लोगों ने बोला कि ये नियम हटाओ, हम दूसरा टैक्स सिस्टम लाते हैं। इसलिए ब्रिटिश, हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि ब्रिटिश हमेशा दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत सही है और वो सबके भले के लिए काम करते हैं। तो ब्रिटिशर्स ने लाया रियोतवाड़ी सिस्टम। रियोत का मतलब होता है जो फार्मर होते हैं उनको ही रियोत बोला जाता है। ये स्टार्ट हुआ था 1820 में और वो हुआ था 1793 में। 1793 में उससे स्टार्ट किया था गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इसे स्टार्ट किया था थॉमस मुनरो ने। ये साउथ के साइड ज्यादा फेमस हुआ था, जैसे कि बॉम्बे, नॉर्थ ईस्ट में आसाम, मद्रास। इसमें टैक्सेस फिक्स थे और कल्टीवेटर्स को थर्ड पार्टी का वेट नहीं करता था, तो कल्टीवेटर्स खुद से ब्रिटिशर्स को टैक्स देते थे। और इसमें जो मेन प्रॉब्लम था जमींदारी सिस्टम ने और फार्मर्स ने काफी प्रोटेस्ट भी किया था, इसमें मिडिलमैन नहीं था। तो ये टैक्स सिस्टम काफी सही लग रहा है, पर ब्रिटिशर्स ऐसे कभी भी कोई फार्मर्स को अच्छे से रहने नहीं देते और ब्रिटिश एक या फिर दूसरा टॉर्चर का तरीका निकाल लेते थे। इस टैक्स सिस्टम में ये बोला जाता था जो फील्ड की पोटेंशियल है उसके हिसाब से टैक्स लिया जाएगा, ना कि कितना धान या फिर जो भी प्लांटेशन किया जाता है उसके हिसाब से लिया जाएगा। मान लीजिए अगर अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट किया ब्रिटिशर्स ने कि एक जगह पे 20 किलो धान उगेगा, 20 किलो धान उगेगा, तो वो 20 किलो के हिसाब से टैक्स लेते थे, ना कि जमीन के हिसाब से। मान लीजिए कभी बारिश नहीं हुआ, कल्टीवेशन खराब हुआ तो 11 किलो राइस उग पाया, पर ब्रिटिशर्स अकॉर्डिंग टू 20 किलो अपने टैक्स लेंगे, ना कि 11 किलो जो एक्चुअल में उस जगह पे उगा है। तो आप समझ सकते हैं ब्रिटिशर्स हर टाइम पे जो फार्म्स होते थे वहां पर ज्यादा पैसा एस्टिमेट करते थे, ना कि एक्चुअल। इससे भी फार्मर्स के ऊपर काफी टॉर्चर होता था और जिससे भी ये जमीन नहीं लिया जा सकता था, उन्हें जमीन बेचना पड़ता था और वो जाता था मनी लेंडर के पास। और मनी लेंडर के पास जाने पे ये नया एक टॉर्चर का सिस्टम स्टार्ट होता था, जो हम जमींदारी सिस्टम में देखे थे कि जमींदारों ने टॉर्चर किया।
यहाँ रियायतवाड़ी सिस्टम में मनी लेंडर्स टॉर्चर करना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उनको अपना जमीन बेचना पड़ता था मनी लेंडर्स के पास, और मनी लेंडर से पैसा लेके टैक्स देना पड़ता था ब्रिटिशर्स को। अब थर्ड टैक्स सिस्टम हम लोग देखेंगे। थर्ड टैक्स सिस्टम की अगर बात की जाए तो फिर आता है महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम अगर इन दोनों सिस्टम से देखा जाए तो फिर कम टॉर्चर होता था, पर इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर भी फार्मर्स को थोड़ा भी रिलैक्सेशन या फिर सही टैक्सेस लिए जाते थे फार्मर्स से। महलवाड़ी सिस्टम स्टार्ट हुआ था हॉल्ट मैकेंजी। अगर आप तीनों टैक्स सिस्टम देखें तो फिर तीनों टैक्स सिस्टम 1 by 1 लिखिए और नीचे लिखिए कौन से ईयर और किसने स्टार्ट किया था। एग्जाम में ज्यादातर टैक्स सिस्टम पे यही 2 क्वेश्चन आते हैं, कौन सा टैक्स सिस्टम है, किस ईयर में स्टार्ट हुआ था और किसने स्टार्ट किया था। ये स्टार्ट हुआ था 1822 में। इसमें जो पूरे विलेज को एक महल बोला जाता था, पूरे विलेज को एक महल बोला जाता था, और विलेज के जो हेड होते जो कि अभी सरपंच होते, वैसे इस महल के जो हेड होते वो पूरा टैक्स कलेक्ट करते थे और वो टैक्स देते थे गवर्नमेंट को। इसमें जो जमींदारी सिस्टम में प्रॉब्लम था कि जमींदार को एक हिस्सा मिलता था इन टैक्स में से। महलवाड़ी सिस्टम में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि जो टैक्स कलेक्ट करेगा उनको एक हिस्सा उस टैक्स का मिलेगा, इसलिए कोई भी किसी तरीके का टॉर्चर वो लोग नहीं करते थे। ज्यादातर केसेस में कोई टॉर्चर नहीं होता था। ये ज्यादातर फॉलो हुआ आगरा, अवध, पंजाब में, उड़ीसा के कुछ हिस्से में और मध्य प्रदेश में। और इसमें मेन प्रॉब्लम ये था कि टैक्सेस वर नॉट फिक्स्ड। ये इनके हिसाब से टैक्स होते थे कि एक महीने पकड़ लीजिए एक्स लिए, अगले महीने 3x। जो लगान मूवी में दिखाया गया और बोला गया कि 3 गुना लगान देना पड़ेगा, वो इसी टैक्स सिस्टम का पार्ट है। क्योंकि इससे पहले जो 2 टैक्स सिस्टम हम लोग ने पढ़े थे उन टैक्स सिस्टम फिक्स थे। मतलब अगर एक दिन आप 100 रुपये लेंगे, मतलब एक महीने अगर 100 रुपये टैक्स होंगे तो अगले महीने आप 200 रुपये नहीं कर सकते। ये नियम के खिलाफ है, पर इसमें कोई भी ऐसा नियम नहीं था। एक महीने अगर आप 100 रुपये लेते तो अगले महीने आप टैक्स 200 रुपये भी ले सकते हैं। वो उनकी मर्जी से हो जाता, ब्रिटिशर्स के मर्जी से कि वो कितना टैक्स लेंगे। यहाँ पर आप देख लेंगे कि विलेज के जो हेडमैन होते थे वही टैक्स कलेक्ट करते थे और पूरे विलेज को एक साथ एक महल बोला जाता था। एक बार पूरा रिवाइज कर लेंगे क्या क्या था इसमें कंक्लूजन में। अगर देखा जाए तो टैक्स सिस्टम 3 पार्ट्स में थे। एक था जमींदारी, एक था रियायतवाड़ी और एक था महलवाड़ी। जमींदारी सिस्टम में जमींदार टैक्स कलेक्ट करते थे और जमींदारी टैक्स का एक हिस्सा जमींदार रखते थे। रियायतवाड़ी में टैक्सेस फिक्स थे और जितना टैक्स था वो सब फार्मर्स खुद से जाके ब्रिटिशर्स को देते थे। पर इसमें यह था कि जमीन का पोटेंशियल देखा जाता था और ना कि एक्चुअल में कितना ग्रो होगा, उसके हिसाब से टैक्स लिया जाता था। महलवाड़ी में पूरे गांव को महल बोला जाता था और विलेज के जो हेडमैन होते थे, जो हम लोग सरपंच बोलते हैं, उनसे टैक्स कलेक्ट होता था। पर इसमें टैक्स कलेक्शन फिक्स नहीं था और ये डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट हो सकता था। कंक्लूजन में देखेंगे ब्रिटिश ने हर तरीके से इंडियंस को लूटा। पहले हम लोग ने देखा था वो लोग ने इंडस्ट्रीज कैसे इंडिया में बर्बाद कर दिए थे, और अगले पार्ट में हम लोग ने देखा कि एग्रीकल्चर में भी जो इंसान जाते थे एग्रीकल्चर को प्रमोट करने, और एग्रीकल्चर को भी कैसे बर्बाद करते थे, चाहे वो टैक्स सिस्टम हो या जबरदस्ती अपने कैश क्रॉप जैसे नील कल्टीवेशन, वो सब करने पे फार्मर्स को मजबूर करते थे। दूसरा है हेवी टैक्सेस। ये सब तो हमने देखा है कि एग्रीकल्चर हो या फिर इंडस्ट्रीज हो, उनमें वो हेवी टैक्सेस लेते थे। उन्होंने इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया था। रॉबिन्सन क्रूसो, जो कि ब्रिटिश के एक बहुत फेमस राइटर थे, उन्होंने ये बोला था कि मेरी वाइफ के अलमारी में ज्यादातर जो कपड़े हैं वो सब कॉटन के कपड़े हैं, पर उसको कॉटन खरीदने से मन नहीं भरता और जितना भी कपड़ा कॉटन के खरीदो उससे और भी ज्यादा खरीदना पड़ता था। ये ब्रिटिशर्स को बहुत बुरा लगा था क्योंकि एक कॉलोनी का इंडस्ट्री इतना ज्यादा डेवलप है कि उनके कंट्री में सामान बेच रहा और उनके लोगों को ये पसंद आ रहा। इसलिए हम लोग ने देखा वो लोग सिर्फ ना सिर्फ टैक्स लेके, बल्कि जो इंडस्ट्रीज में काम करते थे उनके ऊपर भी टॉर्चर करके उनको काम से हटाते थे और सिस्टमैटिकली इंडिया को डी इंडस्ट्रियलाइज किया था। पर इंडिया ये सब चीज हाईलाइट नहीं हुआ था
बाद में दादा भाई नौरोजी ने एक किताब लिखा था, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें पहली बार हाईलाइट किया था सिस्टमेटिक तरीके से कि इंडिया ने, ब्रिटिशर्स ने कैसे इंडिया को लूटा है और भी गरीब बना दिया इंडिया को। पहले जो हम लोग सोचते थे कि ट्रेन, स्कूल, कॉलेजेस, टेलीग्राफ लाइंस, ये सब ये सब ब्रिटिशर ने बनाया सिर्फ इंडिया के भलाई के लिए। पर दादा भाई नौरोजी पहले इंसान वो थे जिन्होंने ये सब हाईलाइट किया कि ब्रिटिशर्स ने जो भी इंडिया में किया वो सब खुद की भलाई के लिए किया है, और ना सिर्फ ना इंडियंस के लिए नहीं किया। इंडियंस के लिए सिर्फ उन्होंने बुराई किया है और इंडिया को और भी गरीब देश बनाया ताकि ब्रिटिशर्स का जो ठंड से एक फालतू देश है उनका भला कर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक कीजिए। जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उनको थैंक यू सो मच, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलता है। अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के MCQ देखने तो यहाँ पर क्लिक कीजिए, और इंडियन हिस्ट्री के बाकी चैप्टर्स देखते हैं तो यहाँ पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।